नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे पे चर्चा कर रहे थे। कल तक हम जीएसडीपी में जो क्षेत्रवार भागीदारी है, प्रचलित कीमत पर उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। प्रचलित कीमत पर ना, अब आज हम जो चर्चा करेंगे कि हमारे जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या भागीदारी है, उद्योग क्षेत्र की क्या भागीदारी है और सेवा क्षेत्र की क्या भागीदारी है। ये जो चर्चा रहेगा दोस्तों, ये स्थिर मूल्य पे रहेगा। किस पे चर्चा रहेगा तो हमेशा याद रखना है ऑलवेज, और सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि ये स्थिर मूल्य पे रहेगा। स्थिर मूल्य मतलब इसमें जो कीमत जो लिया जाएगा वो आधार वर्ष के आधार पर कीमत लिया जाएगा, अर्थात 2011-12 की कीमत के आधार पर जीएसडीपी में भागीदारी को इसमें पढ़ा जाता है। राइट, मतलब स्थिर भाव पर जब भी बोले, स्थिर मूल्य पर जब भी बोले, इसमें दोस्तों महंगाई शामिल नहीं होता है, इन्फ्लेशन शामिल नहीं होता है। राइट, जीएसडीपी में जो भागीदारी है ये दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक प्रचलित मूल्य पर और दूसरा स्थिर मूल्य पर। प्रचलित मूल्य पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्थिर मूल्य पे है। ठीक, तो चलिए एक एक क्षेत्र को उठाते हैं। ये इसका डायग्राम है दोस्तों, डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सीधा फैक्ट पे ले चलता हूं। उसके बाद मैं इसके लिए टेबल बना के भी रखा हूं, उस पर हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं कृषि क्षेत्र में, देखिए कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है हम समझ लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, देखिए एक कौन सा है तो स्थिर भाव पे है ना। मैं चार्ट भी बना के लाया हूं, टेंशन मत लीजिए, चार्ट भी दिखा दूंगा जिसका आप इसके साथ ले लीजिएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए कृषि क्षेत्र में योगदान क्या है जीएसडीपी में। इस क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में, मतलब कृषि क्षेत्र में ना, वर्ष 2011-12 में जहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र का हिस्सेदारी 18.10% थी। मतलब 2011-12 के दौर में कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में हिस्सेदारी 18.10% हुआ करती थी। वर्तमान में घट गया है। वर्तमान में क्या हो गया है, वही निरंतर किंतु धीमी गति से घटते हुए ना। तो कृषि क्षेत्र कैसे घट रहा है तो धीमी गति से घट रहा है। धीमी गति से घटते हुए वर्ष 2024-25 में, मतलब पिछला जो वित्तीय वर्ष था 2024-25 में 16.80% पर आ गई है। 16.80% पर आ गई है, समझिए इसको। मतलब 2011-12 आधार वर्ष में कृषि का योगदान 18.10% हुआ करता था, जो धीमी गति से घटते हुए, कृषि कैसे घट रहा है तो आंसर होगा धीमी गति से, निरंतर धीमी गति से घट रहा है। राइट, जो घटकर 16.80% पर आ गई है 2024-25 में। राइट, ठीक, चार्ट भी मैं समझा दूंगा। इस क्षेत्र में वर्ष 2019-20, 2021, 21-22, 23-24, 24-25 और 24-25 में वृद्धि स्थिर भाव पर क्रमशः, अभी ये सबको याद नहीं रखना है, केवल हमको याद रखना है अभी वर्तमान में कितने हैं तो 5.38% क्या है, वृद्धि है। दो प्रकार का याद करना पड़ता है जीएसडीपी में, एक वृद्धि दर याद करना रहता है, वृद्धि दर याद करना रहता है जो अनुमानित होता है, और दूसरा दोस्तों औसत वृद्धि याद करना होता है, एवरेज ग्रोथ। औसत वृद्धि याद करना होता है, औसत वृद्धि याद करना होता है। ठीक, औसत वृद्धि तो मैं चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, पहले कंटेंट को पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं चार्ट बनाकर प्रिपेयर करके लाया हूं। ठीक, तो दो चीजें याद करनी होती है, एक वृद्धि दर और दूसरा औसत वृद्धि। तो दोस्तों ये स्थिर भाव पर 2024-25 में वृद्धि दर पूछे तो 5.38% अनुमानित है। औसत वृद्धि पूछे, औसत वृद्धि कब से कब तक औसत वृद्धि एवरेज निकाला जाता था, 2012-13 से 2024-25 तक औसत वृद्धि 5.39 है, 5.39% हो गई है। तो एवरेज ग्रोथ कितना है तो 5.39% एवरेज ग्रोथ है। ठीक, ये रहा आपका कृषि क्षेत्र। अब बात करते हैं दोस्तों हम उद्योग क्षेत्र की।
उद्योग क्षेत्र में क्या योगदान रहा, क्या भागीदारी रहा इस पर। ठीक, तो देखिए उद्योग, इस क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में क्या क्या चीज शामिल होते हैं ये बताया गया है इसमें। देखिए ध्यान से, इस क्षेत्र में खनन शामिल होता है, मतलब खनन उद्योग क्षेत्र में आता है, याद रखना। उद्योग क्षेत्र में क्या आता है तो खनन आता है, खनन माइनिंग। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण दोस्तों आपके उद्योग क्षेत्र में आता है। विद्युत उद्योग क्षेत्र में आता है, पूछा जाता है ना कौन से क्षेत्र में आता है। जल आपूर्ति उद्योग क्षेत्र में आता है। निर्माण कंस्ट्रक्शन उद्योग क्षेत्र में आता है, क्षेत्र शामिल है। ठीक, वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी तो 47.27%। 2011-12 में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.27% थी। ठीक, जो वर्ष 2024-25 में 47.90% संभावित है। देख 47 2011-12 में भी थी, आज भी 47, लेकिन थोड़ा सा बढ़ के परसेंट में थोड़ा सा वृद्धि हुआ। पहले 27 थी, मतलब 27 थी, अब 90 हो गई, थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। ठीक, वही हम बात करें दोस्तों तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि दर क्या है। वृद्धि दर अगर आपसे कोई पूछे कि 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर क्या है तो 6.92%। 6.92% क्या है, वृद्धि है। अगर औसत वृद्धि पूछे किसमें, उद्योग क्षेत्र में, तो आंसर होगा 2012-13 से 2024-25 तक औसत वृद्धि 5.97% है। 5.97% औसत वृद्धि दर है। ठीक, ये रहा आपका उद्योग क्षेत्र। अब आते हैं हम सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र को पढ़िए, देखिए क्या कहता है। सेवा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, मतलब छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है तो सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कौन बढ़ रही है तो सेवा क्षेत्र बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है विगत वर्षों में। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार आते हैं, होटल आते हैं एवं जलपान गृह भी आते हैं। जलपान गृह हो गया, स्थावर संपदा हो गया एवं अन्य सेवाएं की सर्वाधिक भागीदारी है। वर्ष 2011-12 में जहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी तो 34.63%। 2011-12 में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 34.63% थी। यह वर्ष 2024-25 में 35.30% हो गया है, मतलब बढ़ गया है। 35.30% हो गया है 2024-25 में, याद रखना है। ठीक, अगर सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर पूछे, अनुमानित वृद्धि दर पूछे तो आंसर होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, औसत वृद्धि दर इसका हो जाएगा आपका 8.54% वृद्धि दर है। मतलब सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर 8.54% है। वही एवरेज ग्रोथ पूछे, औसत वृद्धि दर पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2012-13 से 2024-25 तक औसत वृद्धि दर 6% परिलक्षित हो रही है। औसत एवरेज ग्रोथ 6%। समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए अब इसके हम चार्ट को समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जी चलिए चार्ट को समझ लेते हैं इसके। चलिए देखिए इसके चार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना के लाया हूं। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है जी। ठीक, जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत भागीदारी स्थिर कीमतों पर। ठीक, चलिए देखते हैं। ये क्षेत्र है आपका, अब ये आपका कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र। 2011-12 में कितना योगदान था ये रहा, और 2024-25 में मतलब अभी पिछला वित्तीय वर्ष में कितना योगदान रहा ये रहा विवरण। 2011-12 में कृषि क्षेत्र में 18.10% था, 18.10%, जो घटकर निरंतर घटकर धीमी गति से घटकर
2024-25 में 16.80% हो गया है। ये याद हो जाना चाहिए। ठीक। उद्योग क्षेत्र 2011-12 में 47.27% हुआ करता था, जो कि दोस्तों थोड़ा सा बढ़ के 47.90% हो गया है। ठीक, 2024-25 में। सेवा क्षेत्र की बात करूं तो सेवा क्षेत्र 2011-12 में 34.63% हुआ करता था, जो बढ़कर 35.30% हो गया है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसको नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चों। ये तीनों डेटा याद होना चाहिए, ये तीनों डेटा याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे? तो कृषि क्षेत्र के कितने हैं? तो 16.80%। कैसे याद करेंगे? छत्तीसगढ़ का निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कितना जिला था? तो 16 जिला। 16 मतलब छत्तीसगढ़ में ज्यादा योगदान कृषि का है, तो कृषि मतलब समझ जाना है हम कि 16, तो 16 का आधा कर देंगे तो 8, तो 16.80%, 16.80%। ठीक, ऐसा। उद्योग क्षेत्र, तो उद्योग क्षेत्र आजादी की बात करती है। आजादी के बाद उद्योग क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। तो आजादी कब हुआ था? तो 1947 में। तो 47 से आपको बना लेना है 47.90%। ठीक, उद्योग क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का तो 1935 में सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। 1935 से तो बना लेना है इसको 35, 30%। वैसे तो विकास नहीं हुआ था सेवा क्षेत्र में, लेकिन 1935 से ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक, ऐसे करके याद कर लेना है। ठीक जी, चलिए अब इसको भी याद रखना है आपको। जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर। यह क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, यह उद्योग क्षेत्र है, यह सेवा क्षेत्र है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अनुमानित वृद्धि इसी को वृद्धि दर कहा जाता है। 2024-25 में अनुमानित वृद्धि क्या है या वृद्धि दर क्या है? ये है। और औसत वृद्धि मतलब 2012-13 से लेकर 2024-25 तक जो एवरेज ग्रोथ है उसका वैल्यू ये है। अधिकतम वृद्धि किस वर्ष रहा, न्यूनतम वृद्धि किस वर्ष रहा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा है जी। ठीक, तो चलिए समझते हैं। कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? तो 5.38%। वृद्धि दर कितने हैं? तो 5.38%। ठीक, अगर एवरेज कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि पूछे, सामने औसत शब्द लगा दे, औसत वृद्धि, तो आंसर हो जाएगा 5.39%। 5.39%, 38 में 39। ठीक, 5.38 है, एक बढ़ जाएगा तो 5.39 हो जाएगा औसत वृद्धि। ठीक, कृषि क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष रहा? अधिकतम वृद्धि पिछले 5 वर्षों में किस वर्ष रहा? तो आंसर होगा 2022-23 में। 2022-23 में अधिकतम वृद्धि रहा कृषि क्षेत्र का। इसको याद नहीं करना है, 8.83% को याद नहीं करना है, सिर्फ अधिकतम वृद्धि अगर पूछे तो 2022-23 आंसर ले लेना है चुपचाप। न्यूनतम वृद्धि कब रहा? तो 2023-24। 2023-24 में क्या रहा जी? न्यूनतम वृद्धि रहा। ठीक, न्यूनतम वृद्धि 2023-24 में। ठीक, उद्योग क्षेत्र की बात करूं तो उद्योग क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि 6.92% है। 6.92%। उद्योग क्षेत्र का औसत वृद्धि पूछे तो 5.97% है। 5.97% है। उद्योग क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि कब रहा? तो 2024-25 में। इसी वर्ष 2024-25 में अधिकतम वृद्धि रहा उद्योग क्षेत्र का। अधिकतम वृद्धि 2024-25 में इसी वर्ष सबसे ज्यादा है, मतलब इसी वर्ष बोल रहा हूं, पिछला वित्तीय वर्ष में। ठीक, सबसे कम कब रहा? तो 2019-20 में, कोरोना क्राइसिस का समय जी। 2019-20 में सबसे कम, सबसे न्यूनतम वृद्धि रहा था 2019-20 में। ठीक, सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? तो 8.54% है। 8.54%, जिसका औसत वृद्धि पूछिए तो 6%। बहुत सरल, 6% औसत वृद्धि। ठीक, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा वृद्धि, अधिकतम वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई है? तो याद रखना है 2022-23 में। तो 2022-23 कैसे याद करना है? तो कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, देखिए कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों का अधिकतम वृद्धि 2022-23 है। दोनों का अधिकतम वृद्धि 2022-23 है। कृषि और सेवा 22-23, कृषि सेवा 22-23। न्यूनतम कब है? तो 20-21। न्यूनतम कब है इसका? तो 20-21 इसका न्यूनतम है जी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं लोक वित्त के बारे में आते हैं अब।
ठीक, यहां तक समझ में आ गया हो गया। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा कर लेते हैं जी। देखिए, छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2024 तक 2024 में 195.1, 187.6 एवं 192.3 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए है। तो ये डेटा आपको याद नहीं करना है, ये डेटा आपको याद नहीं करना है। आपको याद क्या करना है कि वर्ष 2024-25 में, मतलब पिछला वित्तीय वर्ष 2024-25 में धान में सामान्य बोले तो सामान्य धान को कितना में खरीदा गया था? तो 2300 रुपए में, 2300 रुपए। और ग्रेड ए का समर्थन मूल्य कितना था? तो 2320 रुपए क्विंटल भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। कैसे याद करेंगे? तो सामान्य धान कितना है? तो 2300 रुपए जी, याद रखना है। ग्रेड ए का धान कितना है? तो 2320 रुपए है, 2320 रुपए। किसके द्वारा घोषित किया जाता है ये एमएसपी? तो भारत सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। राज्य सरकार क्या करता है? तो राज्य सरकार 3100 रुपए में धान की खरीदी करती है। तो एमएसपी और 3100 का जो अंतर है ना, अंतर राशि को राज्य सरकार देता है जी। अंतरण की जो राशि है उसको राज्य सरकार देता है। ठीक, प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु धान बेचने के लिए, समर्थन मूल्य पर मतलब एमएसपी पर धान बेचने के लिए, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 27.74 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है जी। ये पूछा जा सकता है, पंजीयन कराया है मतलब एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 27.74 लाख किसानों ने रजिस्टर्ड कराया है, पंजीकृत कराया है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, चलिए बताइए छत्तीसगढ़ में कितने पंजीकृत किसान हैं? छत्तीसगढ़ में कितने पंजीकृत किसान हैं? तो आंसर होगा 27.74 लाख किसान पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा कि नहीं आया है जी? ठीक, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको तो जानते ही हैं, लेकिन याद रखना कई लोग नहीं जानते कि ये भारत सरकार, एमएसपी कौन घोषित करता है? तो भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित नहीं किया जाता, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित नहीं किया जाता जी। छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ अंतरण की राशि को देता है, जो अंतरण की राशि है उसी को बस देता है छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक, बाकी एमएसपी भारत सरकार डिक्लेयर करता है। ठीक ना, चलिए अब आते हैं लोकवित्त पर। लोकवित्त क्या कहता है? देखिए, लोकवित्त जी पैसा, जनता की पैसा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ना राजस्व प्राप्ति में क्या होता है? कर राजस्व होता है, कर से प्राप्त राजस्व और गैर कर से प्राप्त राजस्व, मतलब कर से प्राप्त होगा, टैक्स से प्राप्त होगा, नॉन टैक्स से भी प्राप्त होता है, उसे कहते हैं क्या? राजस्व प्राप्ति कहते हैं। ठीक, तो राजस्व प्राप्ति कितना है? तो 12,05,900 करोड़, 12,05,900 करोड़ राजस्व प्राप्ति है। मतलब कर से, केवल टैक्स से और नॉन टैक्स से, कर और गैर कर से जो प्राप्त हुआ है, इनकम प्राप्त होता है, रिसिप्ट प्राप्त हुआ है राज्य सरकार को, वो 12,05,900 करोड़ रुपए है। इतना प्राप्त हुआ है केवल राजस्व प्राप्ति ना। और राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय कितना है? तो राजस्व व्यय देखिए आप ध्यान से, राजस्व व्यय 12,04,840, 12,04,840 करोड़ में है ना, अनुमानित है। मतलब राज्य को डेफिसिट नहीं हुआ है, राज्य को आधिक्य हुआ है, राज्य को राजस्व घाटा नहीं हुआ है जी, राज्य को राजस्व आधिक्य हुआ है। कैसे निकालते हैं ये? तो राजस्व प्राप्ति में राजस्व आधिक्य कैसे निकालते हैं? तो राजस्व आधिक्य
राजस्व अधिक्य कैसे निकाला जाता है? तो राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, राजस्व क्या कर दूंगा? व्यय कर दूंगा। मतलब राजस्व प्राप्ति कितना है? तो 12,05,900, अनुमानित 900 में किसको माइनस करूंगा? तो 12,04,840 को माइनस करूंगा, 0.1 है, 40 को माइनस करूंगा तो निकल कर क्या आ जाएगा जी? निकल कर आ जाएगा 1059.99। ये आपके क्या है? राजस्व अधिक्य है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व घाटा नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व घाटा नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व अधिक्य है। क्या है जी? राजस्व अधिक्य है। कितना के राजस्व अधिक्य है? तो 1059 करोड़ के राजस्व अधिक्य को दर्शाता है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार घाटा में नहीं चल रहा है। ठीक, वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना, मतलब पिछले वर्ष मतलब 2023-24 की तुलना में 13.07% वृद्धि अनुमानित है। मतलब पिछला वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.07% वृद्धि हुआ है। किसमें? तो कुल राजस्व प्राप्तियों में, कुल राजस्व प्राप्ति में 13% की वृद्धि, 13.07% की वृद्धि हुआ है। कितनी बड़ी उपलब्धि। ठीक ठीक, यही बस डेटा याद है, याद रखना। तो नीचे वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्व प्राप्ति में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? तो 13.07% का क्या हुआ है जी? वृद्धि हुआ है। यही इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्व अधिक्य कितना है अगर आपसे पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्व अधिक्य कितना है छत्तीसगढ़ का पूछे तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लेना है। राजस्व अधिक्य है। कितना प्राप्ति हुआ तो ये डेटा नहीं पूछेगा। मतलब ये पूछेगा छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्व घाटा होता है कि राजस्व प्राप्त अधिक्य होता है? तो आंसर होगा राजस्व अधिक्य है। कितने का? तो 1059 करोड़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। संस्थागत वित्त, संस्थागत वित्त के बारे में पढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, संस्थागत वित्त क्या कहता है? संस्थागत वित्त देखिए, अब छत्तीसगढ़ में क्या नेटवर्क है देखिए। संस्थागत वित्त बैंकिंग संपूर्ण लेन देन का अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ में जो बैंकिंग सिस्टम है संपूर्ण लेन देन का अभिन्न अंग बन गया है, अभिन्न हिस्सा बन गया है। ठीक, बैंकिंग नेटवर्क, जो बैंकिंग नेटवर्क है छत्तीसगढ़ में, यह वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। कौन सा? बैंकिंग नेटवर्क। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मतलब ये छत्तीसगढ़ राज्य है, इसका जो बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि देखा जा रहा है। कितनी अच्छी बात। मतलब मोदी जी का जो सपना है वित्तीय समावेशन की सपना, वो साकार होने जा रहा है। वित्तीय समावेशन का कंसेप्ट, वित्तीय समावेशन निकल के आता है यहां से। ठीक, निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य में बैंकों की संख्या मार्च 2024 तक पूछेगा। चलिए बताइए छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या कितनी है मार्च 2024 तक? तो आंसर होगा 47 बैंक है। छत्तीसगढ़ में कितने बैंक है जी? तो 47 बैंक है, 47 बैंक है। आई मीन 47 बैंक का शाखा भी है, ब्रांच भी है। तो कितने ब्रांच है? तो 3,412 ब्रांच है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बैंकों की 3,412 शाखा काम करती है, कार्यरत है। राइट, छत्तीसगढ़ में एटीएम की संख्या 3,607 है। मतलब छत्तीसगढ़ में कितना एटीएम संचालित है? तो 3,607 एटीएम संचालित है छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब छत्तीसगढ़, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा ये। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल कितने उपार्जन केंद्र है जी?
तो कुल उपार्जन केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट कर लेना है। 2739 मतलब 2739 उपार्जन केंद्र हैं। मतलब धान बेचने के लिए, धान बेचने के लिए क्या होते हैं, उपार्जन केंद्र होते हैं। तो कितने उपार्जन केंद्र हैं, तो 2739 उपार्जन केंद्र हैं और सभी के सभी उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड हैं, कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होता है, कंप्यूटराइज। ठीक, ये है उपार्जन केंद्र। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक, ये रहा आपका संस्थागत वित्त। अब बात करते हैं हम कृषि एवं संबंध क्षेत्र की। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि एवं संबंध क्षेत्र क्या कहता है, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के समग्र मतलब सबके साथ सबका विकास, समग्र विकास के लिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र का विकास, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। यदि छत्तीसगढ़ में प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का विकास करना है तो इसके लिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र का विकास करना होगा। मतलब ऋण, तीनों क्षेत्र का ऋण कृषि एवं संबंध क्षेत्र है। यहीं से सेवा क्षेत्र विकसित होता है, यहीं से उद्योग क्षेत्र विकसित होता है। यह है इसका मतलब, महत्वपूर्ण है। ठीक, राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित, जब राज्य का गठन हुआ था, कब, तो 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर सन 2000। तो राज्य गठन के समय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 3 वृहद सिंचाई परियोजना थी, 3 वृहद और 29 मध्यम सिंचाई परियोजना और 1945 लघु सिंचाई परियोजना। 1945 में, मतलब 1945 में नहीं, 2000 में 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर, 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी। मतलब राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी छत्तीसगढ़ की। इतना हेक्टेयर उस समय सिंचाई क्षमता थी छत्तीसगढ़ की। ठीक, जो वर्तमान में मार्च 2024 तक ना, वर्तमान में मार्च 2024 तक 21.76 लाख, 21.76 लाख हेक्टेयर हो गई है। पहले इतना हुआ करता था राज्य निर्माण के समय, जो बढ़कर 21,76,000 हेक्टेयर, मतलब 21.7 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.48 लाख की हेक्टेयर की वृद्धि हुई है जी। क्षमता की वृद्धि, कितना वृद्धि हुई है, तो 8.48 लाख हेक्टेयर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत, प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है, तो 39.27% है। 39.27% प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत है। सिंचाई प्रतिशत, अगर आपसे पूछे प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत बताइए, तो प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत 39.27% है। 27%, 39, 1 कम 40 याद कर लेना है जी, 1 कम 40, 39। ठीक, चलिए, राज्य में वर्तमान में राज्य में 69 कृषि उपज मंडियां हैं, कृषि उपज मंडियां। तो छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी कितना है जी, तो 69, अपने आप में मस्त नंबर है जी, 69। देखिए फेवरेट 69, ठीक ना, तो 69 कृषि उपज मंडियां हैं। ठीक, और 121, याद रखना है, 121 रुपए का चंदा देते हैं, तो 121 उप मंडियां कार्यरत हैं। कृषि उपज की उप मंडियां 121 कार्यरत हैं। ठीक, 121 रुपए का चंदा। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2.032 लाख, 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ में कितना हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ के कितने हेक्टेयर पर जल क्षेत्र उपलब्ध है, तो 2.032 लाख हेक्टेयर पे जल क्षेत्र उपलब्ध है। इनमें से 1.976 लाख हेक्टेयर पर, 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। मतलब छत्तीसगढ़ में कितने जल क्षेत्र पर विकसित किया जा चुका है, जो कुल जल क्षेत्र का 97.97
24% है, 97.27% है। ठीक जी। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के जल क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ में जितने जल क्षेत्र है ना, मान लो छत्तीसगढ़ में 100% जल क्षेत्र है, 100% जल क्षेत्र है, 100%। इस 100% में से 97%, 97.24% पर मछली पालन के लिए डेवलप किया जा चुका है, विकसित किया जा सका है, मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है मछली पालन के लिए। मतलब जितने जल क्षेत्र उपलब्ध है छत्तीसगढ़ में, उनमें से 97% में मछली पालन किया जाता है जी। ठीक, मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है, ये डेटा है। ठीक, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वानिकी पे आते हैं। देखिए वानिकी क्या कहता है, वानिकी क्या कहता है, देखिए राज्य में आरक्षित वन, राज्य में आरक्षित वन कितना है अगर आपसे पूछे तो 25,910.23 वर्ग किलोमीटर। तो इसको याद तो नहीं रखना है, हमको याद रखना है कि भाई राज्य में आरक्षित वन 43.31% है, 43.31% रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन है। ठीक, रिजर्व फॉरेस्ट कितना, तो 43.31%। वही हम बात करें प्रोटेक्ट फॉरेस्ट का, संरक्षित वन, संरक्षित वन कितना है, तो संरक्षित वन प्रतिशत में याद रखना है 40.18%, 40.18% संरक्षित वन है। ठीक, वही हम दोस्तों अवर्गीकृत वन की बात करें, अवर्गीकृत वन कितना है, तो इस आपको आंसर लिखना है दोस्तों 16.56%, सबसे कम अवर्गीकृत वन है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, 16.51% अवर्गीकृत वन, छत्तीसगढ़ में सबसे कम अवर्गीकृत वन। ठीक, ठीक, तथा वन क्षेत्र, तथा कुल वन क्षेत्र कितना जी, तो 59,820.78 वर्ग किलोमीटर कुल वन क्षेत्रफल है। कुल वन क्षेत्रफल कितना, तो छत्तीसगढ़ के 44.25% पर क्या है जी, वन है, वन क्षेत्र है। 44.25% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब यहां से ये वाले लाइन को आपको याद नहीं करना है, ये वाले लाइन को आपको याद नहीं करना है। ठीक, आपको याद करना है क्या, मूल्य के 15.56 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है। मतलब कब, तो 2024-25 में, ऐसे याद करो इसको, 2024-25 में ना, 2024-25 में इस डेटा को याद नहीं करना है। 2024-25 में मूल्य के 15.56 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। 15 लाख मानक बोरा का उत्पादन, 15 लाख मानक बोरा का उत्पादन, ऐसे करके याद कर लेना है। तेंदुपत्ता का उत्पादन, मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन। ठीक, राइट। अब चलिए खनिज के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, खनिज के बारे में क्या कहता है। देखिए खनिज के बारे में, खनिज छत्तीसगढ़ की धरती, मां छत्तीसगढ़ की धरती, ठीक, छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है जी। हमारी जो छत्तीसगढ़ है ये औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है, धन धान्य है। ठीक, परिपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ना, अभी हम वित्तीय वर्ष 24-25 की चर्चा कर रहे थे, लेकिन यह चर्चा कर रही हो 23-24 की। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस देश के खनिज उत्पादन में, मतलब पूरे देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या है, पूरे देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान पूछा जा सकता है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा, छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 20.73% है। मतलब पूरे 100% में छत्तीसगढ़ से 20.73% कोयला छत्तीसगढ़ से जाता है। ठीक, अगर मैं लौह अयस्क की बात करूं तो लौह अयस्क का योगदान कितना है पूरे देश में, तो 16.64% लौह अयस्क का योगदान है। चूना पत्थर में बात करूं तो 10.94% चूना पत्थर में योगदान है।
बॉक्साइट में बात करूं तो 4.32%, 4.32% है। वहीं मैं टिन अयस्क में बात करूं दोस्तों, टिन अयस्क का 100% योगदान रहा है। मतलब सबसे ज्यादा योगदान कौन से खनिज का है देश में, तो टिन का है। टिन का 100% योगदान है। बताइए छत्तीसगढ़ के किस खनिज का योगदान सबसे ज्यादा है देश में, देश में योगदान सबसे ज्यादा है, तो आंसर होगा टिन का, 100% योगदान है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद कोयला है, दूसरे नंबर पे कोयला, तीसरे नंबर पे लौह अयस्क का योगदान है, और चौथे नंबर पे चूना पत्थर का योगदान है, और सबसे कम बॉक्साइट का योगदान है। ठीक ठीक, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस योगदान, बस ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कल से हम पढ़ेंगे उद्योग क्षेत्र के बारे में। कल में ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नया जनसंख्यांकिकी, जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक ना, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।